नमस्कार, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पे। आज का वीडियो आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में कक्षा 7 की विज्ञान विषय की राजस्थान बोर्ड की बुक NCERT की बुक के जो 1 से लेकर 5 तक के लेसन है उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। आज का हमारे पास जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसका पहला लेसन भोजन के अवयव, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से भोजन के अवयव है। तो भोजन के अवयव कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या उपयुक्त सभी। तो भोजन के जो अवयव है वो 6 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल और खनिज लवण। तो ये सारे के सारे क्या भोजन के अवयव होते हैं और इन्हीं के द्वारा क्या होता है, इनको बोलते हैं भोज्य पदार्थ। और इन भोज्य पदार्थों से किसका निर्माण होता है? भोजन का निर्माण होता है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 2 नंबर प्रश्न, निम्न में से ग्लूकोज एक प्रकार का है। तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारे पास जो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 3 नंबर प्रश्न, निम्न में से आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से शरीर में घेंघा रोग हो जाता है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 4 नंबर प्रश्न, शरीर में ऊर्जा के केंद्र होते हैं। तो ऊर्जा के केंद्र शरीर में किन्हें माना जाता है? वसा युक्त भोजन को माना जाता है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ विशेष लिखा है मैंने, सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट चावल आलू में पाया जाता है। तो आपसे पूछे कि सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? चावल और आलू में पाया जाता है। और उसके बाद सबसे अधिक जो प्रोटीन है वो सोयाबीन दाल में पाया जाता है। और जो विटामिन ए होता है वो सबसे अधिक यदि फलों में पूछे तो सबसे अधिक फल सेब में पाया जाता है। और सब्जियों में पूछे विटामिन ए तो वो सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 5 नंबर प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः बने होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किसके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या उपयुक्त सभी। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो उसका सामान्य सूत्र क्या है? CHO, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद में हमारे पास 6 नंबर प्रश्न है, भोजन का कौन सा अवयव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ग्लाइकोजन के रूप में कौन सा अवयव संग्रहित होता है? कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है। और शरीर में कहां पे संग्रहित होता है? यकृत में संग्रहित होता है। उसके बाद में हमारे पास 7 नंबर प्रश्न, भोजन के किस अवयव का श्वसन क्रिया में पूर्ण रूप से अपघटन होता है? तो भोजन के किस अवयव का श्वसन क्रिया में पूर्ण रूप से अपघटन होता है? तो श्वसन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से अपघटन होता है। उसके बाद में हमारे पास 8 नंबर प्रश्न, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 9 नंबर प्रश्न हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट के कार्य है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या कार्य करता है? 1 नंबर ऑप्शन हमारे पास, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही है। उसके बाद में शरीर के तापमान पर नियंत्रण रखते हैं। बिल्कुल सही है। उसके बाद में शरीर में स्थित प्रत्येक अंग उत्तक कोशिका को कार्य क्षमता प्रदान करते हैं। तो बिल्कुल सही है। तो इसमें 3 के 3 कार्य ये कार्बोहाइड्रेट के, इसलिए 4 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 10 नंबर प्रश्न, भोजन का कौन सा अवयव हमारी कोशिकाओं में संपन्न होने वाली
जैव रासायनिक अभिक्रियाओं व कोशिकाओं के विकास एवं मरम्मत हेतु आवश्यक है। तो कोशिका या शरीर के विकास और मरम्मत के लिए कौन सा भोजन आवश्यक है? प्रोटीन सबसे अधिक आवश्यक है। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 11 नंबर प्रश्न, प्रोटीन के कार्य है। जो प्रोटीन होता है उसके क्या कार्य है? तो जो प्रोटीन होता है वो शरीर की वृद्धि, विकास और निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तो 1 नंबर कार्य बिल्कुल सही है। 2 नंबर कार्य, यह कोशिका के विभाजन, उनकी टूट फूट की मरम्मत में सहायक है। तो बिल्कुल सही है। उसके बाद में यह विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं में एंजाइमों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो प्रोटीन होते हैं वो जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होते हैं, जैसे जैव रासायनिक क्रियाएं बोलते हैं उनको, उनमें एंजाइमों के रूप में कार्य करते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 12 नंबर प्रश्न है, भोजन का कौन सा स्रोत शरीर को नाइट्रोजन प्रदान करता है? तो भोजन का कौन सा स्रोत शरीर को नाइट्रोजन प्रदान करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इनमें से जो प्रोटीन है, प्रोटीन शरीर को नाइट्रोजन प्रदान करता है। 13 नंबर प्रश्न है हमारे पास, भोजन के कौन से स्रोत का संश्लेषण जंतु शरीर में नहीं होता? तो भोजन का कौन सा अवयव है जिसका संश्लेषण जंतु शरीर में नहीं होता? तो जो विटामिन होते हैं उनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता। उसके बाद में हमारे पास विटामिनों के कार्य, विटामिन क्या काम करते हैं? 14 नंबर प्रश्न, तो विटामिन शरीर की नियमित वृद्धि के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही है। उसके बाद 3 नंबर काम है हमारे पास रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के लिए। बिल्कुल सही है। 4 नंबर कार्य दिया हुआ है पाचन क्रिया सुचारू रखने के लिए। बिल्कुल सही है। तो ये सारे के सारे कार्य विटामिन के दिए हुए हैं वो सही है। उसके बाद में हमारे पास विशेष में लिखा है कि अब तक 15 विटामिनों की खोज हो चुकी है। उनमें से 6 ही विटामिन हैं जो प्रमुख रूप से हमारे भोजन के अंदर सम्मिलित होनी जरूरी है। उसके बाद में हमारे पास 15 नंबर प्रश्न, हमारे शरीर में पाए जाने वाले खनिज लवणों की संख्या है। तो हमारे शरीर में जो खनिज लवण होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। उनकी संख्या कितनी होती है? 24 होती है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास एक तरफ विटामिन और आयन लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी कमी से होने वाले रोग लिखे हैं। विशेष के अंदर जो विटामिन ए है उसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जिसके द्वारा रात को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि रतौंधी से आंख की रेटिना जो होती है वो कमजोर हो जाती है, जिससे रात को दिखाई नहीं देता, तो आंखें कमजोर हो जाती है। उसके बाद में विटामिन जो बी होती है उससे वेरी रोग हो जाता है, जिससे कमजोरी आ जाती है और दुर्बल मांसपेशियां हो जाती है। उसके बाद में जो विटामिन सी है, सी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे दांत मसूड़े जो होते हैं उनमें खून आना शुरू हो जाता है। उसके बाद में जो विटामिन डी होती है उसकी कमी हो जाए तो उससे रिकेट्स रोग हो जाता है, जिससे हड्डियां कमजोर होकर मुड़नी शुरू हो जाती है, मुड़ने लग जाती है। उसके बाद में विटामिन जो ई होती है, ई से नपुंसकता आ जाती है, जिसके द्वारा प्रजनन क्षमता में कमी आती है। उसके बाद में विटामिन जो के होता है, के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिसे अधिक चोट लगने पर अधिक रुधिर स्राव होगा, कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। और 7 नंबर जो है हमारे पास आयरन की कमी से खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो हमारे रक्त में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। यदि उसकी कमी हो जाए तो शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। उसके बाद आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है, गले में सूजन आ जाती है या गला सूज कर लटक जाता है। उसके बाद में हमारे पास विशेष के अंदर लिखा हुआ है संतुलित आहार। 10 से लेकर 18 वर्ष की आयु के वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनको संतुलित आहार देना चाहिए शरीर की वृद्धि और विकास के लिए। संतुलित आहार के अंदर जो भोजन के
छह अवयव है वो सारे के सारे ही सम्मिलित होने चाहिए, उसी को संतुलित भोजन कहा जाता है। कितनी मात्रा होनी चाहिए रोजाना के भोजन में? तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 130 से 150 ग्राम। उसके बाद में प्रोटीन के अंदर प्रोटीन की कितनी मात्रा होनी चाहिए संतुलित भोजन में? 78 ग्राम। उसके बाद में वसा की 22 ग्राम, विटामिन आवश्यकता के अनुसार और खनिज लवण 660 मिलीग्राम और जल 2 से 3 लीटर या आवश्यकता के अनुसार। तो ये संतुलित भोजन में इतनी मात्रा इन भोजन के अवयवों की होनी चाहिए। उसके बाद में हमारे शरीर का लगभग जो भाग होता है वो 70% जल से बना होता है। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा अवयव होता है? 70% भाग जल से बना होता है। उसके बाद में हमारे पास जो एनसीईआरटी बुक का पहला लेसन है पादपों में पोषण, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे हमारे पास 16 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक अवयव है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, क्या होती है क्रिया? कि जो पादप होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, उसी क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। मतलब प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधों द्वारा जो भोजन बनाने की क्रिया है उसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। उसके अंदर क्या जरूरी है? 1 नंबर ऑप्शन है हमारे पास क्लोरोफिल, बिल्कुल जरूरी है। पत्तियों के अंदर जो वर्णक पाया जाता है हरे रंग का वो क्लोरोफिल होता है, वो बहुत ही जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के अंदर। उसके बाद में सूर्य का प्रकाश, यह भी बहुत जरूरी है। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यह भी बहुत जरूरी है। उसके बाद में उपयुक्त सभी, तो ये सारे के सारे जरूरी है। तो 4 नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 17 नंबर प्रश्न है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड किन पत्तियों के किन भागों द्वारा ली जाती है? तो पत्तियों के रंध्रों द्वारा ली जाती है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 18 नंबर प्रश्न है, पादपों के खाद्य फैक्ट्रियां है या पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कौन सी है? तो खाद्य फैक्ट्रियां या पादपों का रसोई घर, ठीक है ना, किसको कहा जाता है? पत्तियों को या हरितलव को कहा जाता है। पादपों की फैक्ट्रियां किसको कहा जाता है? पत्तियों को कहा जाता है। रसोई घर पूछे तो हरितलव को कहा जाता है। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, मृत जीवी है। तो मृत जीवी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो सड़े गले या मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो वे कौन से हैं? यहाँ पे हमारे पास मृत जीवी, जो पहला हमारे पास ऑप्शन है कवक, कवक हो जाएगा मृत जीवी का उदाहरण। अब यहाँ पे हमने मृत जीवी की परिभाषा लिखी है कि वे जीव जो अपना भोजन मृत या सड़ी गली चीजों से प्राप्त करते हैं उनको मृत जीवी कहते हैं। उसके बाद में शैवाल और कवक में अंतर, क्या अंतर होते हैं या क्या चीज होती है? जैसे बारिश होती है, बारिश हो जाती है या जो जल होता है उस जल की सतह पर हरे हरे रंग का काई जो होती है वो जम जाती है। काई, हरे रंग का जो पदार्थ होता है उसको काई या शैवाल कहा जाता है। और उसके बाद कवक क्या होता है? घर के अंदर यदि बासी रोटी है तो उसके ऊपर सफेद सफेद रंग की एक चादर सी बन जाती है, उसको कवक, सामान्य भाषा में इसको दैया या फफूंद भी कहा जाता है। और शैवाल को सामान्य भाषा में काई भी कहा जाता है। तो जो शैवाल होते हैं वो धूप में उगते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जो शैवाल होते हैं वो धूप में उगेंगे और जो कवक होते हैं वो छाया में उगते हैं। अब जो बासी रोटी है उसके ऊपर सफेद सफेद रंग के कुछ पदार्थ बन जाते हैं जिनको कवक, दैया या फफूंद कहा जाता है। उनको यदि हम धूप में रख दें तो क्या हो जाएगा? वो सफेद परत है वो साफ हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। तो शैवाल तो होते हैं धूप में उगते हैं और कवक क्या होते हैं? छाया में उगते हैं। उसके बाद में जो शैवाल होते हैं वो ये प्राय हरे रंग के होते हैं। अब शैवाल कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन भूरे रंग के, लाल रंग के, हरे रंग के, लेकिन अधिकांश रूप से ये किस रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। लेकिन जो कवक होता है वो कैसा होता है? सफेद रंग का ही होता है। उसके बाद में यदि वह हरे रंग का है
तो हरे रंग के अंदर आपको पता है कि क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्यों होता है हरा रंग? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। और इनका रंग हरा तो होता नहीं, इसलिए इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। उसके बाद में जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना सकते हैं, तो इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और यदि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। उसके बाद में जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो क्या होते हैं? सबपोषी होते हैं। तो शैवाल क्या होंगे? सबपोषी। और जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती यानी कवक में नहीं होती तो कवक क्या होंगे? परपोषी होंगे। उसके बाद में शैवाल जो होता है इनमें भोजन स्टार्च के रूप में रहता है, यानी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो भोजन बनता है वो किस रूप में संग्रहित होता है? स्टार्च के रूप में। तो पादपों में जो भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? स्टार्च के रूप में। प्राणियों में किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। तो अब कवक है, कवक के अंदर क्या है कि जो भोजन है वो किस रूप में संग्रहित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। उसके बाद में इसकी जो सेल वाल है वो सेलुलोज की बनी होती है। शैवाल की जो सेल वाल से आता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और जो कवक होता है उसकी सेल जो वाल है कोशिका झिल्ली काइटिन की बनी होती है। तो ये थे इनमें अंतर और ये इनकी परिभाषा। तो आप इस प्रकार याद रख सकते हो। उसके बाद में विशेष में हमारे पास फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। जब फसल काटते हैं तो पूछ लें कौन सी वायु की या कौन से तत्व की कमी हो जाती है? तो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। पत्तियों के सतह पर उपस्थित, पत्तियों की सतह पर उपस्थित जो रंध्र होते हैं वो द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। बहुत ही अच्छा ये पॉइंट है कि जो पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं वो कौन सी कोशिकाओं के द्वारा घिरे रहते हैं? तो कौन सी कोशिकाओं द्वारा? द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। उसके बाद में प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। इसीलिए प्रश्न पड़ा था कि कौन से पदार्थ या भोजन के शरीर को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं? तो कौन करते हैं? प्रोटीन करते हैं। उसके बाद में हमारे पास जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसका 2 नंबर लेसन प्राणियों में पोषण, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास 20 नंबर प्रश्न। मनुष्य की मुख गुहा में कृंतक दांतों की संख्या होती है। तो इसको कृंतक दांत या इंसाइजर दांत, कृंतक दांत भी कहा जाता है। तो इसकी संख्या मुख गुहा में कुल कितनी होती है? 8 होती है। इसकी संख्या इस प्रकार से लिख सकते हैं। दंत सूत्र होता है एक हमारे पास 21 23 बटा में 21 23 इंटू 2। ये एक जबड़ा है। इस जबड़े को 2 अर्धांशों में बांटा गया। ये ऊपर वाला दायां अर्धांश और ये बायां अर्धांश। अब एक जबड़े के अंदर ये जो दांत है, एक ही जबड़े के अंदर 2 और 2 4 दांत कौन से पाए जाते हैं? इंसाइजर या कृंतक दांत पाए जाते हैं। तो एक जबड़े के अंदर 2 और 2 4 होते हैं। तो दोनों जबड़ों के अंदर कुल कितने हो जाएंगे? 4 को इस 2 से गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? मुख गुहा के अंदर कृंतक दांतों की संख्या 8 हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें बतानी है कि कृंतक दांतों की संख्या मुख गुहा में 8 होती है। उसी प्रकार जैसे ये रत्नक दांत है, रत्नक दांतों की संख्या एक जबड़े के अंदर 1 और 1 कितनी होगी? 2 होगी। 2 होगी तो दोनों जबड़ों के अंदर कितनी हो जाएगी? 2 प्लस में 2 कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। उसी प्रकार ये है अगर चवर्णक दांत जिनको प्री मोलर कहा जाता है। तो प्री मोलर दांतों की संख्या एक जबड़े के अंदर कितनी है? 2 + 2 मतलब 4। तो दोनों जबड़ों के अंदर प्री मोलर दांतों की संख्या 8 हो जाएगी। उसके बाद में मोलर जिनको चवर्णक दांत कहते हैं, जो चबाने का काम करते हैं, उनके एक जबड़े के अंदर 3 और 3 कितने होगी? 6। तो एक जबड़े के अंदर 6 तो दोनों जबड़ों के अंदर कुल कितने हो जाएंगे चवर्णक दांत? 12 हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमें करने। 21 नंबर प्रश्न है हमारे पास, पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण जिस अंग में होता है वह है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो भोजन पच जाता है उसका अवशोषण शरीर के किस भाग द्वारा या किस अंग द्वारा होता है? तो अवशोषण जो होता है भोजन का वो छोटी आंत के द्वारा होता है। और छोटी आंत का यदि भाग पूछे तो इलियम के द्वारा सबसे अधिक अवशोषण होता है। मनुष्य के अंदर भोजन का पाचन जो पूर्ण होता है छोटी आंत के अंदर होता है। सबसे अधिक अवशोषण कहाँ पे होता है? ग्रहणी के अंदर। और सबसे अधिक यदि पाचन पूछे कि छोटी आंत की किस भाग में होता है तो ग्रहणी के अंदर होता है।
ग्रहणी के अंदर पाचन सबसे अधिक होता है और अवशोषण सबसे अधिक इलियम में होता है। उसके बाद में 22 नंबर प्रश्न है हमारे पास, खाद्य पदार्थों का अमीबा की खाद्य धानियों में फंस जाना क्या कहलाता है? तो अमीबा जो होता है उसके इस प्रकार से अंगुलियों के समान प्रवर्त पाए जाते हैं। तो जैसे कोई जीव इसके पास आता है तो यह इन प्रवर्तों को बंद कर लेता है और इस प्रकार की प्रक्रिया को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मानव में दांतों की कुल कितनी संख्या होती है? तो मानव में कुल दांत कितने होते हैं? मुख्य गुहा में 32 होते हैं। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 24 नंबर प्रश्न है, अमीबा अंगुली के समान प्रवर्त निकालता है, इन्हें क्या कहते हैं? अमीबा के अंदर जो अंगुलियों के समान प्रवर्त निकलते हैं उनको पादाब कहते हैं। इन्हीं पादाबों के द्वारा वह भोजन को या शिकार को पकड़ता है। उसके बाद में हमारे पास 25 नंबर प्रश्न, निम्न में से घास खाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो घास खाने वाले जो जंतु होते हैं वो रूमिनेट कहलाते हैं। उसके बाद में विशेष के अंदर लिखा है इलियम और सीकम। इलियम किसका भाग है? छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत जो होती है उसको 3 भागों में बांटा गया। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। और इसी प्रकार जो बड़ी आंत होती है उसके भी 3 भाग होते हैं। जो पहला भाग होता है सीकम, दूसरा इसी से बनाएंगे हम कोलन, और जो मैं से हो जाएगा मलाशय, जिसको रेक्टम भी कहा जाता है। तो छोटी आंत का इलियम और बड़ी आंत का सीकम जहां पे मिलते हैं, मिलने पर इनके पास में एक अंगुली के समान संरचना निकलती है। कर्मी रूपी परिशेषिका कहा जाता है उसको, या अंधनाल भी कहा जाता है। तो कहां पाई जाती है? इलियम और सीकम। इसको अपेंडिक्स भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद में हमारे पास एनसीईआरटी बुक का जो 2 नंबर लेसन है, प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण उसका महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास 25 नंबर, एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीव मतलब जो कोशिका होती है उनकी संख्या के आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। जिनका शरीर एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उनको एक कोशिकीय, जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उनको बहुकोशिकीय कहा जाता है। तो गाय, बकरी और खरगोश बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने, और जो अमीबा होता है वो एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो इसका एक कोशिकीय का 3 नंबर उदाहरण हो जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 26 नंबर प्रश्न है, हमारे मुख में कुल कितने रत्नक दांत पाए जाते हैं? तो अभी हमने बात की थी रत्नक दांत 21 23 बटा में 21 23। तो एक जबड़े के अंदर कितने पाए जाते हैं? 2। तो दोनों जबड़ों को 2 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो रत्नक कुल दांत कितने आ जाएंगे? हमारे पास 4 दांत आ जाएंगे। 2 दूना 4। तो मुख्य गुहा में रत्नक दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। उसके बाद में हमारे पास 27 नंबर प्रश्न है, स्वांगीकरण की प्रक्रिया आहार नाल के किस भाग में संपन्न होती है? भाग में होती है। तो स्वांगीकरण की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? छोटी आंत से शुरू होती है। तो ये स्वांगीकरण क्या होता है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं विशेष के अंदर अवशोषण। अवशोषण क्या होता है? जो पचा हुआ भोजन है वो क्या है? छोटी आंत के अंदर कुछ रुधिर वाहिनियां होती है, वो उस रुधिर वाहिनियों के द्वारा शरीर में पहुंचता है, उसको तो बोलते हैं अवशोषण। क्या होता है अवशोषण? कि छोटी आंत के अंदर भोजन का पाचन हो गया, अब उस पचे हुए भोजन को वहां कुछ रुधिर वाहिनियां होती है वो लेके जाती है कहां पे? रुधिर के अंदर। अब रुधिर में पहुंचने के बाद वो पचित रस है, जो भोजन का रस है, उसका उपयोग शरीर की कोशिकाओं के निर्माण में, उत्तकों के निर्माण में, जटिल पदार्थों के निर्माण में उसका उपयोग होता है, उस पचित भोजन के रस का। तो उस क्रिया को हम बोलते हैं स्वांगीकरण। मतलब जो पचित भोजन होता है वो शरीर में रुधिर में पहुंचता है, तो उसको तो बोलते हैं अवशोषण। और अब शरीर में पहुंचने के बाद शरीर विभिन्न प्रकार के उत्तकों का निर्माण करता है, कोशिकाओं का निर्माण करता है, विभिन्न जटिल पदार्थों का निर्माण करता है, तो उस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहा जाता है।
उसके बाद में 28 नंबर प्रश्न है हमारे पास, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। तो आहार नाल के कई भाग होते हैं, तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत, यानी छोटी आंत नहीं होती। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग अमाशय होता है। तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग अमाशय। सबसे बड़ा भाग पूछे आहार नाल का तो छोटी आंत होती है। उसके बाद में अग्नाशय होती है, वो सबसे बड़ी मिश्रित दूसरी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है। पहली पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत, और दूसरी पूछे तो अग्नाशय होती है। एकमात्र मिश्रित ग्रंथि भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यह अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों रूप में कार्य करती है। अंतःस्त्रावी के रूप में यह एंजाइमों हार्मोनों का स्त्रावण करती है, और बहिस्त्रावी के रूप में यह अग्नाशय रस का स्त्रावण करती है। तो दोनों रूप में काम करती है। और बड़ी आंत के अंदर भोजन का कोई पाचन नहीं होता, केवल जल का अवशोषण होता है। उसके बाद में हमारे पास जो राजस्थान बोर्ड की बुक है, उसका 3 नंबर जो लेसन है हमारे पास, पदार्थों का पृथक्करण। उसके महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास पहला 29 नंबर प्रश्न है, गेहूं से कंकड़ को अलग कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? तो गेहूं से यदि कंकड़ को पृथक करना है तो कौन सी विधि से अलग करेंगे? हमारे पास 3 नंबर ऑप्शन है, बीनना के द्वारा अपने अलग कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास 30 नंबर प्रश्न है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो समांगी मिश्रण का कौन सा उदाहरण है हमारे पास? ऑप्शन शक्कर व दूध का मिश्रण, रेत व लोहे का मिश्रण, मिट्टी व पानी का मिश्रण, तेल व पानी का मिश्रण। तो समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? शक्कर व दूध का मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या होता है देखते हैं विशेष के अंदर, कि ऐसा मिश्रण जिसमें दो पदार्थों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो दूध के अंदर यदि शक्कर मिला दें, शक्कर का मिश्रण बना दें, तो दूध और शक्कर को अलग नहीं कर सकते। इन दूध के अंदर शक्कर मिलाने पर शक्कर दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल इसके अंदर क्या हो जाएगी? विलय हो जाएगी। तो ऐसा जो मिश्रण होता है उसको समांगी मिश्रण कहा जाता है। दूसरा जो मिश्रण होता है वो होता है विषमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसमें दो अवयव अलग अलग दिखाई देते हैं। यदि हम दो पदार्थों को मिलाएं तो उनमें दोनों पदार्थ अलग अलग दिखाई दें। जैसे मान लो मिट्टी व पानी का मिश्रण मिलाएं तो मिट्टी भी दिखाई देगी और पानी भी दिखाई देता है। तेल व पानी का मिश्रण, अब तेल और पानी का मिश्रण बनाएं तो पानी भी दिखाई देगा और उसके ऊपर जल भी दिखाई देगा। इसी प्रकार रेत व लोहे का मिश्रण बनाएं तो दोनों अलग अलग मिश्रण दिखाई देंगे। तो जिसमें दो पदार्थ घोलने पर दिखाई न दे, दूसरा पदार्थ दिखाई न दे, तो वो पदार्थ तो वो मिश्रण समांगी मिश्रण, और विषमांगी मिश्रण के अंदर दोनों पदार्थ दिखाई देते हैं। उसके बाद में हमारे पास 31 नंबर प्रश्न, नमक एवं नौशादर के मिश्रण को कौन सी विधि से अलग कर सकते हैं? तो नमक और नौशादर को कौन सी विधि से अलग कर सकते हैं? हमारे पास जो पहला ऑप्शन है उद्रपातन द्वारा हम अलग कर सकते हैं। तो देखते हैं उद्रपातन क्या होता है। उद्रपातन क्या होता है? कुछ ठोस होते हैं। यदि अब जैसे बर्फ है, बर्फ को गर्म करें तो जल बनता है, जल को गर्म करें तो वाष्प बनती है। लेकिन कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनको यदि गर्म करें तो वो द्रव में न बदलकर सीधे किस में बदल जाते हैं? गैस में। उसको क्या बोलते हैं? उद्रपातन बोलते हैं। अब हमारे पास कौन कौन से पदार्थ है जो ठोस पदार्थ है जिनको गर्म करने पे वो द्रव में न बदलकर सीधे ही गैस में बदलते हैं? तो हमारे पास ट्रिक है, उसको ट्रिक लिखा है मैंने, अनेक आय मतलब ऐसे अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? ठोस होता है। यदि उसको गर्म करें तो वो क्या बन जाएगी? वाष्प बन जाएगा। उसके बाद अनेक से ऐसे अमोनियम क्लोराइड, ने से नेप्थलीन की जो गोलियां होती है उनको गर्म करने पे वो वाष्प में बदल जाएगी। उसके बाद कै से कपूर, आ से आयोडीन और ए से हमारे पास एंथ्रासीन। तो ये थे वे पदार्थ जिनका उद्रपातन किया जाता है। अनेक आय, ऐसे अमोनियम क्लोराइड, ने से नेप्थलीन, कै से कपूर, आ से आयोडीन, ए से एंथ्रासीन। उसके बाद में हमारे पास दूसरा ऑप्शन था वाष्पन। वाष्पन क्या होता है?
द्रव को का वाष्प में बदलना, द्रव का वाष्प में बदलना। जैसे जल है, जल को गर्म करें तो वाष्प के रूप में बदल जाता है, उसको बोलते हैं वाष्पन या वाष्पीकरण। उसके बाद में यदि उस वाष्प बनी है, उस वाष्प को यदि हम इकट्ठा करें, तो वाष्प को यदि हम इकट्ठा करें तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। उसके बाद में 4 नंबर ऑप्शन था आसवन। आसवन क्या होता है? इसके अंदर 2 प्रक्रिया होती है। जैसे वाष्पन और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आसवन कहते हैं। जैसे मान लो समुद्र का जल है, समुद्र का जल है, उसमें अशुद्धियां होती है, नमक होता है, तो हम उसको गर्म करते हैं ना, उसको गर्म करते हैं तो जो जल होता है वो तो वाष्प बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा, जो नमक होता है वो वाष्प नहीं बनेगा। तो इस प्रकार अलग कर सकते हैं। पहले गर्म करेंगे उस समुद्री जल को, गर्म करने पर जल वाष्प के रूप में ऊपर उठेगा, ऊपर उठने के बाद इसको पाइपों के द्वारा या किसी बर्तनों के द्वारा दूसरे बर्तनों में क्या कर लें? उस वाष्प को संघनन द्वारा इकट्ठा कर लेंगे। तो इस प्रक्रिया को पहले वाष्प बनती है, उसके बाद में उस वाष्प को इकट्ठा किया जाता है। तो ये दोनों प्रक्रिया, पहले वाष्पन की, फिर संघनन विधि द्वारा किसी पदार्थ को शुद्ध करना क्या कहलाता है? आसवन कहलाता है। उसके बाद में हमारे पास एनसीईआरटी बुक का जो 3 नंबर लेसन है, रेशों से वस्त्र तक, उसका 32 नंबर प्रश्न है हमारे पास, रेशम कीट पालन कहलाता है। तो रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? रेशम, अब रेशम की जो साड़ी होती है, रेशम कीट पालन, तो रेशम की क्या होती है? साड़ी, साड़ी से याद रखोगे सेरीकल्चर। तो रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में राजस्थान बोर्ड की बुक का जो 4 नंबर लेसन है हमारे पास, पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो अपने इनकी परिभाषा और बाकी उदाहरण हम जो क्लास 10 की साइंस है उसके अंदर बात करेंगे। 33 नंबर हमारे पास प्रश्न, निम्न में से भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं? ऐसे परिवर्तन जिन पर किसी प्रकार की बाह्य अवस्था लगाने पर वो अपनी मूल अवस्था से नई अवस्था में आ जाते हैं, दूसरी अवस्था में बदल जाते हैं। लेकिन जैसे बाह्य अवस्था हटती है तो वो क्या होते हैं? वापिस उस मूल पदार्थ में आ जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे बात करते हैं, बर्फ है, बर्फ को गर्म किया, गर्म करने पर क्या बन जाती है? द्रव बन जाता है। बर्फ को गर्म करने पर वो द्रव बन जाता है, लेकिन इसी द्रव को वापिस हम क्या कर दें? ठंडा कर दें। वापिस क्या कर दें? ठंडा कर दें, तो यह द्रव क्या बन जाएगा? वापिस बर्फ बन जाएगा। तो इनमें से कौन सा ऐसा उदाहरण है? जंग लगना। एक बार यदि जंग लग गया तो फिर से नया लोहा तैयार नहीं होगा। उसके बाद में बर्फ का पिघलना, यदि बर्फ पिघल कर क्या बन जाए? द्रव, तो इस द्रव से वापिस क्या बना सकते हैं? बर्फ बना सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन का यह 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 नंबर हमारे पास ऑप्शन था कि दूध का दही बनना। अब दूध है, दूध से दही बन गया, तो दही से वापिस दूध नहीं बनेगा। उसके बाद में सेब कटने पर भूरा होना। अब सेब कटने के बाद भूरा हो जाता है, क्यों? ध्यान रखना, सेब के अंदर मेलिक अम्ल पाया जाता है, जिस कारण वह मेलिक अम्ल को याद रखने का सूत्र होगा कि भूरा हो जाना, मतलब भूरा या मेला हो जाना। मेला से उसमें क्या पाया जाता है? कौन सा अम्ल होता है? मेलिक अम्ल होता है। तो सेब कटने पर भूरा हो गया, लेकिन अब वापिस वो सही नहीं हो सकता। तो ये किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। 34 नंबर प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बल्ब का प्रकाशित होना, ये तो नहीं है, क्योंकि बल्ब को यदि हम बाद में ये बिजली बंद करेंगे तो बल्ब वापिस उसी अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में चूने के पानी का दूधिया होना, पानी का वाष्प में बदलना, घी का पिघलना। अब घी पिघल सकता है, लेकिन उसको वापिस ठंडा करें तो वापिस ठोस हो जाएगा। पानी का वाष्प में बदलना, उस वाष्प को वापिस ठंडा करें, इकट्ठा करें तो वापिस पानी बन जाएगा। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, चूने के पानी का दूधिया होना। 35 नंबर प्रश्न है हमारे पास, जंग का रासायनिक सूत्र है। लोहे पे जो जंग लगती है उसका क्या सूत्र है? हमारे पास जो पहला ऑप्शन है Fe2O3 हो जाएगा। उसके बाद में 36 नंबर प्रश्न, निम्न में से उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। उत्क्रमणीय का अर्थ होता है कि ऐसे परिवर्तन जो अपनी मूल अवस्था में वापिस आ जाते हैं। जैसे मान लो बर्फ थी, बर्फ से जल बन जाता है और इसी जल से वापिस क्या बन जाती है? द्रव, बर्फ बन जाती है।
बर्फ से जल, जल से वापिस बर्फ बन जाती है। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। और ऐसे परिवर्तन क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। तो इसमें उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। उसके बाद में 37 नंबर प्रश्न हमारे पास अनुत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो अनुत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसमें यदि एक बार पदार्थ बन गया, जैसे दूध से क्या बन गया? दही। तो दूध से एक बार यदि दही बन गया तो वो वापिस ये दही किस में नहीं बदलेगी? दूध में नहीं बदलेगी। तो ऐसे परिवर्तन स्थायी परिवर्तन भी कहलाते हैं। इन परिवर्तन को अनुत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास एनसीईआरटी बुक का जो 4 नंबर लेसन है ऊष्मा, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। यदि सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, यदि फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद में हमारे पास 39 नंबर प्रश्न है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तो द्रव और गैस जो होते हैं उनमें ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? संवहन द्वारा होता है। चालन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किस में होता है? ठोसों में होता है। ठोसों में होता है, मतलब यदि हम किसी चीज को गर्म करें तो उसका एक सिरा गर्म करेंगे तो धीरे धीरे वो पीछे वाला उसका सिरा भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या होता है? चालन के अंदर क्या होता है? गर्म पदार्थ से, जो गर्म पदार्थ हो रहा है उससे ठंडे पदार्थ की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, और फिर वह पदार्थ पूरे का पूरा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। विकिरण वह विधि है ऊष्मा की, इसमें किसी प्रकार के माध्यम की जरूरत नहीं होती। संवहन द्वारा क्या होता है? द्रव और गैसों में परिवहन होता है। उसके बाद में हमारे पास ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। किसके द्वारा होता है? ठोसों में चालन द्वारा होता है। उसके बाद में हमारे पास विशेष के अंदर कुछ लिखा है कि डॉक्टरी जो थर्मामीटर होती है उसमें उसकी जो प्रास होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप ही माप सकते हैं। यानी हमारे शरीर की जो तापमान होता है वो 35 डिग्री और 42 डिग्री के बीच होता है। उसके बाद में 2 नंबर विशेष के अंदर लिखा है कि हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा को ग्रहण करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हमारे शरीर की जो ऊष्मा बाहर निकलती है और हम ऊष्मा अंदर लेते हैं, तो ऊष्मा की कौन सी विधि द्वारा लेते हैं? विकिरण द्वारा लेते हैं। उसके बाद में जो फ़ारेनहाइट होती है तापमापी, जिसमें हमारे शरीर का तापमान 98.6 डिग्री होता है, उसकी जो परिसर होती है वो कितनी होती है? 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। उसके बाद में हमारे पास राजस्थान बोर्ड की बुक का जो 5 नंबर लेसन है अम्ल, क्षार एवं लवण, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 41 नंबर प्रश्न है हमारे पास, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। उसके बाद में 42 नंबर प्रश्न है, जिंक पर अम्ल की प्रक्रिया से बनने वाली गैस है। तो जो जिंक होती है वो अम्लों से क्रिया कर, मतलब धातु अम्लों से क्रिया कर कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन देते हैं। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 43 नंबर, सामान्यतः लवण होते हैं। तो लवण क्या होते हैं? लवण जो होते हैं वो उदासीन होते हैं। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम विस्तार से बात आगे के वीडियो में करेंगे। उसके बाद में एनसीईआरटी की बुक का जो 5 नंबर लेसन है अम्ल, क्षार और लवण, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से क्षारीय पदार्थ है। तो इनमें से क्षारीय पदार्थ कौन सा है? दही, नींबू का रस, सिरका, बेकिंग पाउडर। तो उनमें 4 नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास बेकिंग सोडा, वो सही हो जाएगा। उसके बाद में 42 नंबर प्रश्न है हमारे पास, चूने के पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है? तो चूने के पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है?
तो जो हमारे पास 1 नंबर ऑप्शन दिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 46 नंबर प्रश्न है, जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तो उसमें क्या मिलाया जाता है। तो अत्यधिक अम्लीय होने पर उसमें क्या मिलाया जाता है, अत्यधिक अम्लीय होने पर उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलाया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 47 नंबर प्रश्न है, दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो जो अम्ल है उनको आगे की वीडियो में सूत्र के द्वारा हम बताऊंगा कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। उसके बाद में 48 नंबर प्रश्न है हमारे पास, दूध या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। जब पेट के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये पेट की अम्लता को दूर करने में काम लिया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 49 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन हमारे पास लिटमस, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियां या उपयुक्त सभी। तो ये सारे की सारे क्या है, प्राकृतिक सूचक है, तो उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद विशेष के रूप में हमारे पास है, गुड़हल का पुष्प अम्लीय विलयन को क्या कर देता है, गहरा गुलाबी कर देता है, और क्षारीय विलयन को क्या कर देता है, हरा कर देता है। ये बहुत ही विशेष बात है कि गुड़हल का पुष्प अम्लीय विलयन जो होता है उसको तो गहरा गुलाबी, और जो क्षारीय विलयन होता है उसको क्या कर देता है, हरा कर देता है। वैसे आप याद रखना, जो लिटमस पत्थर होता है उस पर अम्ल क्या प्रभाव डालते हैं, इसका सूत्र है अनिल। ऐसे अम्ल और नी से नीले, नीले को अम्ल क्या कर देते हैं, ल से लाल। तो अम्ल नीले को क्या कर देते हैं, लाल में बदल देते हैं। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। और क्षार का सूत्र है, आप लिख सकते हो छा ले नी, छा